नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स को पढ़ेंगे, यानी स्थलीय ग्रह। ये स्थलीय ग्रह होते कौन से हैं? वो ग्रह जो कि ठोस हैं, उनको हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट यानी स्थलीय ग्रह कहते हैं, जिसमें हमारा मरकरी आता है, वीनस आता है, अर्थ आता है और मार्स आता है। यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये वो चार ग्रह हैं जो कि टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स के ग्रुप में रखे गए हैं। आज हम मरकरी और वीनस को समझेंगे। सबसे पहले हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे, उसके बाद हम उन सभी क्वेश्चनों को कवर करेंगे जो कि पिछले साल में पूछे गए हैं, और साथ ही साथ उन क्वेश्चनों को भी जो कि आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इस तरीके से हम अपना टॉपिक को तैयार करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं बुध ग्रह से। हम इनको पॉइंट वाइज पढ़ेंगे। देखते हैं, पहला पॉइंट है सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध ग्रह है। देखिए, एक ऑर्डर है, ये ऑर्डर आपसे कई बार पूछा गया है, यानी सूर्य से किस ऑर्डर में जो प्लेनेट हैं वो व्यवस्थित हैं। तो सूर्य से हम देखेंगे कि पहला जो ग्रह है वो हमारा बुध ग्रह है। अगर हम इनको एक ऑर्डर आपको बताएं तो ऑर्डर में पहले बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, बृहस्पति, शनि और अरुण और वरुण। इस तरीके से आठों ग्रहों को व्यवस्थित किया गया है, ठीक है, सूर्य से दूरी को लेकर। अगर हम इसको इंग्लिश में बोलें तो क्या बोलेंगे? सन से जो रेफरेंस लेकर, सन का रेफरेंस लेकर, तो पहला जो ग्रह है वो है मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। उसके बाद जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस और नेपच्यून। प्लूटो जो ग्रह है वो नेपच्यून के बाद आता है, लेकिन इसको 2006 में इसको ग्रहों की श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया। अब इसको ग्रह नहीं माना जाता, इसको बोना ग्रह माना जाता है। इसके पीछे क्या वजह है, इसको हम अच्छे से डिटेल में कवर करेंगे। तो नेक्स्ट जो पॉइंट रहेगा वो क्या होगा? सूर्य के सबसे निकट होने के कारण मरकरी सौरमंडल के 8 ग्रहों में से दूसरा सबसे गर्म ग्रह है। गर्म होने का क्या मतलब है? देखो, गर्म होने से मतलब है कि यहां का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, ठीक है। यानी जो दूसरे नंबर पर टेम्परेचर सबसे ज्यादा है वो बुध ग्रह पर है। पहले नंबर पर कौन है? तो नेक्स्ट पॉइंट मैंने ऐड किया है, वो है सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह यानी हॉटेस्ट प्लैनेट। वो कौन सा है? वो है वीनस यानी शुक्र ग्रह। अब ये शुक्र ग्रह सबसे गर्म क्यों है, क्या इसके पीछे वजह है, ये हम सब डिटेल में शुक्र ग्रह में कवर करेंगे, ठीक है। तो दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा गर्म ग्रह है हमारा बुध, पहले नंबर पर शुक्र ग्रह, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है। हमने इसको सभी प्लैनेट्स को क्या है, एक ऑर्डर में अरेंज किया था। ऑर्डर में सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर सब आखिर में सबसे छोटा, ठीक है। तो सबसे बड़ा ग्रह जो है वो है बृहस्पति, यानी जुपिटर इज द बिगेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, ठीक है। सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा जो ग्रह है वो बृहस्पति है, और सबसे छोटा कौन सा रहेगा? हमारा बुध ग्रह यानी मरकरी। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारा बुध पृथ्वी के बाद दूसरा सबसे घना ग्रह है। घना होने का मतलब क्या है? देखो, घना होने का मतलब है कि इसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा है, ठीक है। डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी होता है, अगर आप साइंस स्टूडेंट हैं तो साइंस स्टूडेंट को पता होगा, डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। यानी अगर हम पृथ्वी के बारे में जाने, पृथ्वी के बारे में बात करें, तो पृथ्वी का जो डेंसिटी है वो है 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यानी अगर हम एक बॉक्स लेते हैं, बॉक्स की जो लंबाई है वो 1 सेंटीमीटर है, चौड़ाई है वो 1 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई जो है वो भी 1 सेंटीमीटर है, और हम अर्थ का एक सेक्शन उठाकर उसमें डाल देते हैं, तो जो उसका ग्राम, उसका जो वेट रहेगा वो 5.5 ग्राम रहेगा। तो इस तरीके से हम डेंसिटी को देख सकते हैं। तो सबसे ज्यादा घना ग्रह हमारा पृथ्वी है, लेकिन दूसरा सबसे ज्यादा घना ग्रह हमारा कौन सा है? बुध है, ठीक है। ये आप बात को समझ गए होंगे। इसके बाद जो है हमारा जो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है बुध ग्रह को अंग्रेजी में मरकरी कहते हैं। बुध ग्रह का नाम मरकरी नाम रोमन देवताओं के नाम पर रखा गया है। देखिए,
कुछ ग्रह ऐसे हैं जिनका नाम रोमन देवी देवताओं के नाम पर है। इसके पीछे एक ही वजह है, क्योंकि जो हमारे दार्शनिक थे, ठीक है, जो थोड़े से विचार रखते थे हमारे खगोलीय पिंडों के बारे में, यानी ग्रहों के बारे में, ठीक है, सूर्य के बारे में, ठीक है, वो क्या करते थे, वो जब भी किसी ग्रह का अनुमान लगाते थे या ग्रह को खोज लेते थे, तो वो मानते थे कि ये जो ग्रह है ये हमारे देवी देवता हैं, ठीक है, वहां के कुछ स्थानीय यानी लोकल देवी देवताओं के नाम पर उनका नाम रख देते थे। उनको लगता था कि हमारे जो देवता हैं हमारे आसमान में चक्र काट रहे हैं, ठीक है, और हमें देख रहे हैं। तो इस तरीके से क्या है, उनकी एक धारणा बन जाती थी कि ये हमारा देव है, ये हमारी देवी है, और ये इसका नाम ये है, ठीक है। तो सभी क्या करते थे, कुछ ग्रहों के नाम क्या है, देवी देवताओं के नाम पर रखे गए हैं। किन्होंने रखे, जो कि रोम से लोग थे, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि बुध ग्रह को मरकरी कहा जाता है, वो भी क्या है, रोमन देवता के नाम पर है। इसके बाद जो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है कि सूर्य से बुध की यात्रा करने में सूर्य की रोशनी को 3.2 मिनट लगते हैं। जैसे कि आपको पता है कि सूर्य की किरण पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड लेती है। आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सूर्य की किरण को पहले ग्रह यानी बुध ग्रह तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो यह लगता है कितना, 3.2 मिनट। 3.2 मिनट लगते हैं सूर्य के प्रकाश को बुध तक पहुंचने में, यानी मरकरी ग्रह तक पहुंचने में। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है हमारा कि बुध का व्यास 4879 किलोमीटर है, ठीक है। बुध का व्यास, देखो ये क्वेश्चन पूछा जा भी सकता है, लेकिन जो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है कि यह आकार में चंद्रमा के बराबर है, ठीक है। यह पूछा जा सकता है आपसे कि ऐसा कौन सा ग्रह है जो कि बिल्कुल चंद्रमा के आकार का है, वो है बुध ग्रह, ठीक है। व्यास को भी आप ध्यान रख सकते हैं, व्यास मतलब डायमीटर, यानी जो हमारा मरकरी का जो डायमीटर है वो कितना है, 4879 किलोमीटर का है, ठीक है, और ये बिल्कुल चंद्रमा के आकार का है, ठीक है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है बुध अपनी धुरी पर धीरे धीरे घूमता है और यह पृथ्वी के हर 58.6 दिन में एक चक्कर पूरा करता है। अब देखिए, यानी पृथ्वी को अपनी धुरी पर घूमने में कितना समय लगता है, लगभग 24 घंटे, ठीक है। ऐसे ही बुध को अपनी धुरी, सबसे पहले धुरी का मतलब एक्सिस, ठीक है, ये रोटेशन ऑफ एक्सिस है, ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है। देखिए ये एक्सिस के अराउंड क्या है, हमारा कोई भी प्लेनेट मूव कर रहा है, तो ये क्या हो गई, ये उसकी एक्सिस होगी, एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गई, ठीक है, यानी धुरी हो गई। तो बुध भी जब अपनी धुरी के चारों ओर घूमता है तो उसे लगभग उतना ही समय लगता है जितना कि पृथ्वी पर 58.6 दिन में समय होता है, ठीक है। तो आप इस बात को समझ गए होंगे, यानी पृथ्वी के 58.6 दिन में क्या है, बुध ग्रह अपनी धुरी के चारों ओर चक्कर पूरा करता है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा के समतल के संबंध में बुध के घूर्णन की धुरी सिर्फ 1 डिग्री झुकी हुई है। अब देखिए इसको समझते हैं, ठीक है। अब देखिए ये हमारा जो बुध ग्रह है, ठीक है, यानी मरकरी है। अब जो आपको दिखाई दे रही है ये रेड वाली, जो ये रेड वाला आपको एक्सिस दिखाई दे रहा है, ये रेड वाला, ये जो रेड वाला एक्सिस है ये है इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, रोटेशन का एक्सिस, ठीक है, यानी वो धुरी जिसके चारों ओर ये घूमती है। और जो ये ग्रीन वाला आपको दिखाई दे रहा है, ये ग्रीन वाला है पैरेलल टू परपेंडिकुलर ऑफ द प्लेन ऑफ रिवॉल्यूशन। अब इसको समझेंगे कैसे, देखिए अगर मैं इस हथेली के बिल्कुल सेंटर पर सन मान लेता हूं, ठीक है, और ये हमारा बुध ग्रह है, ठीक है, ये बुध ग्रह ऐसे घूम रहा है अपनी एक्सिस के, तो ये एक्सिस होगी, वो ऐसे घूम रहा है, ठीक है, सूर्य के चारों ओर ऐसे घूम रहा है, ठीक है, यानी परिक्रमा कर रहा है, परिक्रमण कर रहा है, रिवॉल्यूशन कर रहा है, ठीक है, इस तरीके से वो रिवॉल्यूशन कर रहा है। अब देखिए जो सन है और इस तरीके से जो रोटेशन का ऑर्बिट बन रहा है, ठीक है, ये ऑर्बिट है, तो एक प्लेन बन जाएगा। हथेली का जो सरफेस है वो एक प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा, एक समतल को रिप्रेजेंट करेगा।
अब ये समतल क्या है? ऑर्बिटल प्लेन है। क्या है? ऑर्बिटल प्लेन है, यानी ऑर्बिट का प्लेन है। ठीक है, यहां पर सन है। ठीक है, इसको समझेंगे ऐसे। तो क्या है, जो प्लेन की जो डायरेक्शन होती है, सभी को पता है कि किसी भी सरफेस की डायरेक्शन उसके परपेंडिकुलर होती है। ये देखिए परपेंडिकुलर है। ठीक है, मैं इसको ऐसे समझाएंगे, ये हमारी डायरेक्शन होगी इस ऑर्बिटल प्लेन की, और ये हमारी एक्सिस होगी रोटेशन की। ठीक है, यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ मरकरी, मरकरी की एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ठीक है, ऐसे घूम रहा है मरकरी, ऐसे घूम रहा है। ठीक है, इस तरीके से घूम रहा है। तो जब वो रिवोल्यूशन करेगा तो क्या है, अगर ये दोनों एक्सिस, ये कौन सी, ये ऑर्बिटल प्लेन की डायरेक्शन है और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, अगर ये एक दूसरे के पैरेलल है तो इनके बीच में एंगल है जीरो। क्या है? इनके बीच में एंगल जीरो। लेकिन क्या है, जो हमारे बुध ग्रह की जो रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन है, वो थोड़ा सा 1 डिग्री टिल्ट है, 1 डिग्री मुड़ी हुई है। किससे? इससे। यानी इनके बीच में अगर थोड़ा सा भी एंगल चेंज होता है तो क्या हो जाता है, वो एंगल क्या हो जाता है, माना जाता है कि ये अपने समतल के, यानी कक्षा के समतल से 1 डिग्री झुकी हुई है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। देखिए, मरकरी प्लेनेट को सूर्य उदय से ठीक पहले और सूर्यास्त के ठीक बाद आसमान में देखा जा सकता है। देखिए, जो बुध ग्रह है उसको देखने का जो समय है वो क्या रहेगा कि ये सूर्योदय से ठीक पहले और सूर्यास्त के बाद, यानी सनराइज से पहले और सनसेट के बाद इसको आसमान में देखा जा सकता है। मरकरी प्लेनेट का औसत तापमान -173 से 427 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहता है। देखिए, ये -173 से 427 का मतलब क्या है? देखिए, जब हम अपने ग्रह पर देखते हैं, पृथ्वी पर ही देखते हैं कि रात को जो तापमान है वो कम हो जाता है और दिन में तापमान बढ़ जाता है। तो ऐसे ही बुध ग्रह पर होता है, जो फेस सूर्य के सामने है, ठीक है, जो फेस सूर्य के सामने है उस पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर रहता है, लगभग 400 प्लस। ठीक है, 427 के अराउंड, मैक्सिमम 427। ठीक है, और जो पीछे वाला पार्ट है उस पर लगभग -173 तापमान बना रहता है, -173 डिग्री सेल्सियस तापमान बना रहता है, टेम्परेचर बना रहता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, बुध ग्रह सौरमंडल के उन 5 ग्रहों में से एक है जिन्हें आकाश में अपनी आंखों से देखा जा सकता है। ठीक है, अब वो 5 ग्रह हैं कौन से जिनको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं? वो है, देखिए, अन्य 4 ग्रह जिन्हें नग्न आंखों से देखा जा सकता है वो है शुक्र ग्रह, मंगल ग्रह, बृहस्पति और शनि। ये 4 ग्रह, यानी 4 नहीं 5, बुध भी इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, ये वो 5 ग्रह हैं जिनको हम विदाउट टेलीस्कोप देख सकते हैं। कौन कौन से? बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा है, बुध पर एक सौर दिन ग्रह की सतह पर दोपहर से दोपहर तक का समय 176 पृथ्वी दिनों के बराबर होता है। इसका मतलब क्या है? यानी बुध पर एक दिन कैसे नापा उन्होंने? एक दिन के दोपहर से अगले दिन के दोपहर तक का समय, यानी आज दोपहर से कल दोपहर तक का समय एक दिन। ठीक है, एक दोपहर से दूसरी दोपहर के बीच में जितना समय लगता है वो पृथ्वी के 176 दिन के बराबर होता है। आज आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, यानी वहां का एक दिन पृथ्वी के 176 दिन के बराबर है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है हमारा, मैरिनर 10 अंतरिक्ष यान 3 नवंबर 1973 को फ्लोरिडा के कैप कैनावेरल से उड़ा था। अब ये मैरिनर 10 अंतरिक्ष यान है क्या? देखो, बुध को डिस्कवर करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए हैं, मैरिनर 1, मैरिनर 2, 3, 4, ऐसे। जो सफल हुआ अंतरिक्ष यान है वो मैरिनर 10 है। मैरिनर 10 3 नवंबर 1973 को फ्लोरिडा से उड़ा था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बुध को
डिस्कवर करने वाला पहला सक्सेसफुल यान कौन सा था? वो था मैरिनर 10। ठीक है, और ये डेट भी पूछी जा सकती है कि कब, ये आपसे सन पूछा जा सकता है, ईयर पूछा जा सकता है कि 1973 में ये फ्लोरिडा से क्या हुआ था, टेक ऑफ हुआ था, लॉन्च हुआ था। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है मरकरी प्लैनेट के सबसे बड़े गड्ढे का आकार जो लगभग 1550 किलोमीटर व्यास का है, इसे मैरिनर 1974 में मैरिनर 10 द्वारा खोजा गया। ठीक है, वहां पर बुध पर एक बहुत बड़ा गड्ढा है। ठीक है, क्रेटर है। अब जो ये गड्ढा है इसका एक नाम भी है, नाम भी अगले पॉइंट में इंक्लूड किया गया है, कैलोरिस बेसिन। क्या नाम है? कैलोरिस बेसिन। ये जो सवाल है ये पेपर में पूछा भी जा चुका है कि कैलोरिस बेसिन कहां, कौन से ग्रह से संबंधित है। जो कैलोरिस बेसिन है वो है बुध ग्रह यानी मरकरी से संबंधित। ये एक घाटी है। घाटी कैसे? जैसे आपने सुना होगा कश्मीर घाटी। ठीक है, तो ऐसी ही घाटी एक कहां पर पाई गई है? बुध ग्रह पर पाई गई है। ये घाटी कैसे बनी? ऐसा अनुमानित है, ऐसा माना गया है कि कभी एक बहुत बड़े एस्ट्रॉयड ने अटैक किया था, किस पर? मरकरी पर यानी बुध ग्रह पर। जैसे ही वो उससे टकराया तो एक गड्ढा बन गया, और वो गड्ढा बहुत ही बड़ा था, यानी वो लगभग 1550 किलोमीटर के डायमीटर का है। यानी उसका जो डायमीटर है उस गड्ढे का वो 1550 किलोमीटर है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना बड़ा गड्ढा है। अब वो गड्ढा एक घाटी की तरह दिखाई देता है जिसका नाम रखा गया है कैलोरिस बेसिन। कैलोरिस बेसिन कौन से ग्रह से संबंधित हो गया? बुध ग्रह से यानी मरकरी से। ये आप याद रखेंगे। इसके बाद साल 2008 के दौरान मैसेंजर यान ऐसा पहला यान बना था जिसे मरकरी प्लैनेट की परिक्रमा पूरी की। देखिए 2008 में जो एक दूसरा यान, जिसे क्या कहा गया है? जिसे कहा गया है मैसेंजर यान। ठीक है, ये ऐसा यान था जिसने उसकी परिक्रमा की। ठीक है, परिक्रमा यानी उसको रिवॉल्यूशन किया, किसका? बुध ग्रह का। ठीक है, तो आप 2008 के इस यान को भी याद रखेंगे। ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि बुध ग्रह पर जाने वाला वो कौन सा यान था जिसने पूरी परिक्रमा पूरी की थी? वो था मैसेंजर नाम था, और कौन से ईयर में गया था? 2008 में। इस तरीके से हम इसको ध्यान में लाएंगे। फिर जो नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा है वो मरकरी प्लैनेट का अगला मिशन साल 2025 में होने वाला है। यानी जो नेक्स्ट जो मिशन जाएगा बुध मरकरी के लिए वो कौन सा है? वो है बेपी कोलंबो। क्या नाम है? बेपी कोलंबो। जो ये सवाल है ये आपसे पूछा जा सकता है, फ्यूचर में भी आ सकता है कि बेपी कोलंबो कौन से ग्रह से संबंधित मिशन है। ये हमारा है बुध ग्रह से संबंधित यानी मरकरी से संबंधित है। और ये कब जाएगा? ये 2025 में जाएगा। मैंने उन सभी क्वेश्चनों को यहां पर इंक्लूड किया है, उन सभी पॉइंट्स को यहां पर इंक्लूड किया है जो कि आपके आने वाले एग्जाम में आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम क्या है बुध ग्रह की थ्योरी को कंप्लीट कर लिया है। अब हम उन क्वेश्चनों को भी देख लेते हैं जो कि पिछले सालों में पूछे जा चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन जो पूछा जा चुका है कि सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है? वो है बुध ग्रह। ठीक है, ये हम अच्छे से जान चुके हैं। बुध के कितने उपग्रह हैं? बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है, यानी मरकरी और वीनस का कोई भी सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। ठीक है, इसके बाद क्या है? बुध ग्रह का सबसे विशिष्ट गुण क्या है? देखिए विशिष्ट गुण का मतलब होता है स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसका। ठीक है, तो इसका जो विशिष्ट गुण है वही वो क्या है? इसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना, यानी इसमें भी चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद जो अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अपने अक्ष पर इसका परिभ्रमण समय कितना है? अपने अक्ष पर यानी अपनी धुरी पर, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड क्या करता है? ये रोटेट करता है। अब देखिए रोटेशन होती क्या है? आपने लट्टू देखा होगा, है ना? लट्टू जैसे एक एक्सिस पर घूमता है ना, लट्टू ऐसे घूमता है, तो ये इस तरीके से घूमना क्या है? रोटेशन है। ठीक है, और इस तरीके से घूमना क्या है? ये है रिवोल्यूशन, यानी ये परिक्रमण हो गया और ये
परिभ्रमण। क्या हो गया? ये परिभ्रमण, ये परिभ्रमण है और ये परिक्रमण है। इंग्लिश में ये रोटेशन है और ये हमारा रिवोल्यूशन है। ठीक है, तो इसने पूछा है कि अपनी एक्सिस पर, रोटेशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन पर ये कितने समय में एक चक्कर पूरा लगाता है। तो हम इसको भी पढ़ चुके हैं, ये लगाता है 58.6 दिनों में। 58.6 दिनों में ये क्या है? अपना एक चक्कर, एक रोटेशन पूरा करता है। सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में कौन सा ग्रह पूरी करता है? सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में वही ग्रह पूरी करेगा जो सबसे नजदीक होगा। ये तो आप जानते हैं, ज्यादा दूरी, मान लो ये सूर्य है, ज्यादा दूरी पर है तो वो ज्यादा घेरे में ट्रेवल करेगा, यानी उसका सरकमफ्रेंस वो बहुत ज्यादा होगा, यानी ऑर्बिट की जो लेंथ है वो बहुत ज्यादा होगी। लेकिन जो सबसे नजदीक है तो वो सबसे कम समय में कवर करेगा। ठीक है, सबसे कम लेंथ होगी, बिल्कुल जल्दी जल्दी कर लेगा। तो ये लगभग 88 दिन में एक परिक्रमा पूरी कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही पूछा गया है कि सूर्य के चारों ओर इसका परिक्रमण समय कितना है? इसका परिक्रमण समय है लगभग 88 दिन। तो इस तरीके से हमने बुध को कवर किया है। ठीक है, ये बुध हमारा जो है वो कवर हो चुका है। जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है शुक्र ग्रह। तो इसके बारे में पहला पॉइंट जान लेते हैं, क्या है? देखिए, सबसे पहले ये देखिए, ये हमारा शुक्र ग्रह है। ठीक है, यानी ये हमारा वीनस ग्रह है। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं कि ये दिखने में कैसा है? पीला सा कलर है। ठीक है, तो जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो क्या होगा? देखिए, सूर्य का सबसे निकट, दूसरा सबसे निकट ग्रह कौन सा है? वीनस है। दूसरे नंबर पर आता है, सूर्य से ये दूसरे पर आता है। पहले पर कौन है? मरकरी है, फिर वीनस है। तो दूसरे नंबर पर कौन सा हो गया? सूर्य का दूसरा सबसे निकट ग्रह हमारा क्या होगा? वीनस ग्रह होगा। पहला मरकरी है। वीनस प्लैनेट को यह नाम प्रेम और सुंदरता की देवी रोमन देवी के नाम पर दिया गया है। अब देखिए, मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? कि जितने भी, मतलब जितने नहीं, कुछ प्लैनेट ऐसे हैं जिनका नाम रोमन देवी देवताओं के नाम पर है। इनमें से जो वीनस प्लैनेट है यानी शुक्र ग्रह है, वो रोम की एक देवी, जिसे सुंदरता की देवी कहा जाता है, प्रेम और सुंदरता की देवी कहा गया है, उसके नाम पर इस प्लैनेट का नाम वीनस रखा गया है। ठीक है, तो आपसे यह सवाल पूछा जा सकता है कि कौन से ग्रह का नाम रोम की देवी, जो कि प्रेम और सुंदरता की देवी है, उसके नाम पर है? तो हम क्या कहेंगे? वीनस ग्रह का नाम सुंदरता की देवी के नाम पर रखा गया है, जो कि रोम से संबंधित है। इसके बाद लिखिए, मतलब समझिए अगला पॉइंट, इस ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है क्योंकि वीनस प्लैनेट का द्रव्यमान व आकार पृथ्वी के आकार के लगभग बराबर है। अब देखिए, जो बिल्कुल पृथ्वी के जैसा दिखाई देता है आकार में भी और स्ट्रक्चर में भी। ठीक है, स्ट्रक्चर बोले तो इसका द्रव्यमान, मास लगभग बराबर है। वो कौन सा ग्रह है? वो है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये आकार में, द्रव्यमान में लगभग बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है, इसी चीज को एक दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है। बहन मतलब भगिनी ग्रह है ना, तो इस कारण इसे पृथ्वी की भगिनी ग्रह भी कहा जाता है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की भगिनी ग्रह भी कहा जाता है। आप, एक सिस्टर प्लेनेट होता है, ठीक है, सिस्टर प्लेनेट बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है, शायद पश्चिम में दिखाई पड़ने के कारण शुक्र ग्रह को सांझ का तारा यानी इवनिंग स्टार और प्रातः पूर्व में दिखाई देने के कारण इसे भोर का तारा भी जाना जाता है। देखिए, इवनिंग स्टार एंड मॉर्निंग स्टार। ठीक है, शुक्र ग्रह ना वो चमकता है। शुक्र ग्रह क्या है? चमकता है। कब कब चमकता है? एक तो सूर्य जब उदय हो रहा हो, और दूसरा कब चमकता है? जब सूर्य अस्त हो रहा हो। तो मॉर्निंग स्टार की तरह भी दिखाई देगा और इवनिंग स्टार की तरह भी हमें शुक्र ग्रह दिखाई देता है। तो इसीलिए इसको सांझ का तारा भी कहा जाता है और क्या है? भोर का तारा। भोर का तारा मतलब मॉर्निंग स्टार और सांझ का तारा मतलब इवनिंग स्टार कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? चमकने की वजह से। ठीक है, ये आसमान में दिखाई देता है। अन्य ग्रह के विपरीत दक्षिणावर्त
अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। देखिए जो ये लाइन है यह अन्य ग्रह के विपरीत, इस बात को आप नोटिस कीजिए, अन्य ग्रह के विपरीत दक्षिणावर्त अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। देखो सारे जो ग्रह हैं अपने अक्ष पर यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन पर, एक्सिस ऑफ रोटेशन पर कुछ तो क्या है पश्चिम से पूर्व घूमते हैं, ऐसे घूमते हैं पश्चिम से पूर्व ऐसे, ठीक है। तो पश्चिम से पूर्व घूमते हैं लगभग सभी ग्रह, लेकिन दो ग्रह ऐसे हैं जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं, पूर्व से पश्चिम ऐसे, ठीक है। आप अंदाजा लगा लीजिए अपने हिसाब से, अपने रेफरेंस के अकॉर्डिंग कि पूर्व से पश्चिम कैसे होगा, ठीक है। अगर मैं समझाऊंगा हो सकता है कि आपको जो वीडियो में है वो थोड़ा सा डिफरेंट नजर आ रहा हो, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ वीनस और यूरेनस, ध्यान से लिखिए, ध्यान से समझिए कि वीनस और यूरेनस जो है वो पूर्व से पश्चिम घूमते हैं, बाकी सभी ग्रह क्या है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, ठीक है। फिर से सुनिए, ध्यान से सुनिए, सिर्फ और सिर्फ वीनस और यूरेनस ये जो ग्रह हैं ये पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं, और जो हमारा बाकी सब ग्रह हैं बचे हुए वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। तो इस तरीके से हमें याद रखना है। एक तरीके से और याद रख सकते हैं, देखो वीनस नस आ गया, यूरेनस नस आ गया, तो लास्ट में जिसके पीछे NUS आता है वो क्या है पूर्व से पश्चिम यानी ईस्ट टू वेस्ट घूमता है, ईस्ट टू वेस्ट घूमता है। बाकी बचे हुए प्लेनेट क्या है वेस्ट टू ईस्ट घूमेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। अगला जो पॉइंट है, शुक्र ग्रह के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अधिक मात्रा में है। एक क्वेश्चन मैंने बुध ग्रह में बोला था कि जो बुध ग्रह है वो दूसरा सबसे ज्यादा गर्म ग्रह है, यानी सेकंड हॉटेस्ट प्लेनेट है। फर्स्ट वाला कौन सा है यानी हॉटेस्ट प्लेनेट कौन सा है, हॉटेस्ट प्लेनेट वीनस ही है। अब वीनस मैंने बताया था कि इसके पीछे कारण है कि वीनस सबसे ज्यादा गर्म ग्रह क्यों है, हॉटेस्ट प्लेनेट क्यों है, इसके पीछे है ये कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। क्या होता है जो वीनस है ना, वीनस के चारों ओर कार्बन डाइऑक्साइड के बादल हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड के क्या है बादल हैं। वो बादल क्या करते हैं ट्रैप कर लेते हैं, आपने सुना होगा ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट में भी क्या है ग्रीन हाउस गैसेस में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ये क्या होती है सूर्य की जो आती है अंदर घुस जाती है एनवायरमेंट में, ये बाहर नहीं निकलने देती, ठीक है। तो क्या हो जाता है गर्म हो जाता है एनवायरमेंट। तो इसी तरीके का इफेक्ट यहां पर दिखाई देता है, इसीलिए क्या है वीनस यानी शुक्र ग्रह सबसे ज्यादा गर्म ग्रह है, ठीक है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो देखते हैं क्या है, शुक्र पृथ्वी का सबसे निकटतम और सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। मैंने बताया था कि ये पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह है, यानी अगर डिस्टेंस की बात देखी जाए कि पृथ्वी और शुक्र ग्रह के बीच में कितना डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस अन्य ग्रहों की अपेक्षा सबसे कम डिस्टेंस है, ठीक है। और जो नेक्स्ट पॉइंट इसमें ऐड किया गया है कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है यानी हॉटेस्ट प्लेनेट क्या कौन सा है, वो हमारा वीनस है। नेक्स्ट चलते हैं, शुक्र ग्रह पर सल्फ्यूरिक एसिड के बादल बने हुए हैं। अभी मैंने इंक्लूड किया है कि क्या है जो वीनस ग्रह है, वीनस ग्रह के चारों ओर क्या है कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड के बादल पाए जाते हैं, ठीक है, जिनके कारण शुक्र ग्रह का रंग हल्का पीला दिखाई देता है। ये मैंने स्टार्टिंग में ही पिक्स दिखाई थी, इस पिक्स में मैंने बोला था कि देखिए ये पीले कलर का है, लगभग पीले पीले जैसा कलर है, ठीक है, येलो कलर का। ये येलो कलर जो है वो क्यों है, क्योंकि इसके चारों ओर जो बादल हैं वो सल्फ्यूरिक एसिड के हैं और वो दिखने में थोड़ा सा येलोइश कलर देते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है, शुक्र इतना चमकीला होता है कि इसे पृथ्वी के से दिन के समय देखा जा सकता है। यानी जो शुक्र ग्रह है वो इतना चमकता है, इतना चमकता है कि क्या बताएं कितना चमकता है, इतना चमकता है कि इसे पृथ्वी से दिन के समय ही देखा जा सकता है, यानी डे लाइट में भी देखा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सूर्य के प्रकाश को शुक्र ग्रह तक पहुंचने में लगभग 6 मिनट लगते हैं। आपने पृथ्वी के बारे में पढ़ा है, बुध के बारे में पढ़ा है, अब बात आ गई शुक्र ग्रह के बारे में, ठीक है। पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य के प्रकाश को लगता है लगभग 8 मिनट 16 सेकंड, ठीक है। बुध तक पहुंचने में लगता है 3.2 मिनट, और ये रही शुक्र की बात।
अगर शुक्र ग्रह के बारे में बात करें तो सूर्य के प्रकाश को शुक्र ग्रह तक पहुंचने में लगभग 6 मिनट का समय लग जाता है। जो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हमारा है, शुक्र ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। पहले जो दो ग्रह हैं, ठीक है, पहले वाले यानी बुध और शुक्र ग्रह के कोई भी उपग्रह यानी नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, शुक्र ग्रह में मौजूद सबसे ऊंचा पर्वत। मैं ये कहूंगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा जा सकता है। देखिए, सूर्य ग्रह में मौजूद सबसे ऊंचा पर्वत मैक्सवेल मोंटीज है। क्या है? मैक्सवेल मोंटीज है। ये क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है? ये पूछा जा सकता है कि मैक्सवेल मोंटीज पर्वत निम्नलिखित में से कौन से ग्रह से संबंधित है, कौन से ग्रह पर है? ये है हमारे शुक्र ग्रह पर। तो शुक्र ग्रह पर जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो है मैक्सवेल मोंटीज, जो लगभग देखिए यहां पर 8.8 किलोमीटर ऊंचा है। इस पर्वत की तुलना पृथ्वी पर माउंट एवरेस्ट से की जाती है। ठीक है, ये लगभग 8.8 किलोमीटर ऊंचा है और इसकी जो तुलना है, इसका जो कंपैरिजन करते हैं वो हम माउंट एवरेस्ट से करते हैं। ठीक है, जैसे अर्थ पर माउंट एवरेस्ट है, ऐसे ही क्या है, शुक्र ग्रह पर क्या है, मैक्सवेल मोंटीज नाम का पर्वत है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है, वीनस को अपनी धुरी पर घूमने में पृथ्वी के अनुसार कुल 243 दिन लगते हैं। यानी धुरी पर घूमने में, देखिए ये एक्सिस ऑफ रोटेशन पर घूमने में शुक्र ग्रह को कितना समय लगता है? लगभग 243 दिन लग जाते हैं। ये 243 दिन कौन से हैं? जो कि पृथ्वी वाले दिन है, उन्हीं के अकॉर्डिंग। ठीक है, और सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में 225 दिन लगते हैं। ऐसे चक्कर पूरा करने में तो लगते हैं 225 दिन, और ऐसे चक्कर लगाने में, ऐसे रोटेशन करने में कितना समय लगता है? 243 दिन। फिर से ध्यान देंगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड रोटेशन करने में तो समय लगता है 243, और ऐसे रिवोल्यूशन करने में, किसके अराउंड? सन के अराउंड रिवोल्यूशन करने में समय लगता है 225 दिन। ये आपको याद रखना है। इसके बाद जो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है, वेनेरा 1966 में शुक्र पर उतरने वाला पहला मानव निर्मित अंतरिक्ष यान था। यह आपसे पूछा जा सकता है। देखिए, वेनेरा नाम का यान जो है वो 1966 में शुक्र पर उतरने वाला पहला मानव निर्मित क्या था? अंतरिक्ष यान था, स्पेसशिप था। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। अंतरिक्ष यान के जरिए वीनस की सतह का पहला रडार मैपिंग 1978 में लिया गया था। यह क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे पहले रडार मैपिंग कब की गई थी? किसकी? शुक्र ग्रह की। रडार मैपिंग क्या होती है, मैं आपको 1 मिनट के लिए बता देता हूं। रडार मैपिंग होता है, हम रेडिएशन से या कुछ वेव्स के जरिए क्या करते हैं, हम किसी भी ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर, ठीक है, उसकी डेंसिटी, उसका टेम्परेचर वो नाप लेते हैं। ठीक है, ये रडार मैपिंग वीनस की 1978 में हो चुकी है। कब? 1978 में पहली रडार जो मैपिंग है वो हो चुकी है शुक्र ग्रह की। इस तरीके से हम शुक्र ग्रह को समझेंगे। जो क्वेश्चन पिछले सालों में आ चुके हैं वो ये हैं। अब देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन आ चुके हैं और क्या क्या हम पढ़ चुके हैं। पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? पृथ्वी का निकटतम ग्रह, दूसरा निकटतम आना चाहिए यहां पर। क्या है? पृथ्वी का दूसरा निकटतम ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह है। सौरमंडल का सबसे चमकीला, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? वो है हमारा शुक्र ग्रह। ठीक है, यहां पर पहला जो क्वेश्चन है उसमें दूसरा निकटतम ध्यान रखेंगे। दूसरा निकटतम ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह है। सौरमंडल का सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह को किस अन्य नाम से जाना जाता है? मैंने बताया था, ये सुबह भी दिखाई देता है मॉर्निंग के टाइम, और ये इवनिंग के टाइम भी दिखाई देता है, तो इसे सांझ का तारा और भोर का तारा भी कहा जाता है। सौंदर्य का देव किस ग्रह को कहा जाता है? मैंने बताया था कि जो शुक्र ग्रह का नाम है वो एक सौंदर्य की देवी, सुंदरता की देवी, यानी प्रेम की देवी और सुंदरता की देवी के नाम पर रखा गया है। शुक्र ग्रह किस दिशा में चक्रण करता है? मैंने बताया था, वीनस और यूरेनस। वीनस और यूरेनस दो ऐसे मात्र ग्रह हैं
जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर रोटेशन करते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर रोटेशन करते हैं। ठीक है, तो आप यहां पर ध्यान देंगे। शुक्र ग्रह किस दिशा में चक्रण करता है? ये अन्य ग्रहों के विपरीत दक्षिणावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज दिशा में क्या करता है? रोटेशन करता है। पृथ्वी का भगिनी ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? मैंने बताया था ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये है शुक्र ग्रह को। पृथ्वी की बहन शुक्र ग्रह को कहा गया है। शुक्र ग्रह के कितने उपग्रह हैं? इसका कोई भी उपग्रह नहीं है, यानी इसका कोई भी नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। अपने अक्ष पर इसका परिभ्रमण समय कितना है? 243 दिन। मैंने बताया था अपने अक्ष पर रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड 243 दिन लगते हैं, और ऐसे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में इसे कितना समय लगता है? लगभग 225 दिन। ठीक है, ये हो गई हमारी कंप्लीट नॉलेज किसको लेकर? मरकरी को और वीनस को लेकर, यानी दो प्लेनेट को लेकर जितनी जानकारी आप बटोर सकते थे वो यहां पर मैंने सबको इंक्लूड किया है। ठीक है, आई होप ये आपको अच्छा लगा है ये वीडियो। ठीक है, इसी तरीके से हम नेक्स्ट जो ग्रह है, नेक्स्ट जो प्लेनेट है हमारा कौन सा आएगा? अर्थ आएगा, और मार्स आएगा, फिर जुपिटर आएगा, फिर सैटर्न आएगा, फिर यूरेनस, और फिर नेपच्यून, और फिर कुछ अन्य बोने ग्रह, ड्वार्फ प्लेनेट है, उनको डिस्कस करेंगे, फिर एस्टेरॉइड्स को डिस्कस करेंगे, फिर हम दो बेल्ट हैं, क्यूपर बेल्ट है और एस्टेरॉइड बेल्ट है, उन सभी को हम यहां पर डिस्कस करेंगे, कॉमेट्स को डिस्कस करेंगे। इस तरीके से हम अपने सभी टॉपिक को एक एक करके क्या है? कंप्लीट करेंगे, कवर करेंगे। आई होप ये आप सभी को शेयर कर रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, और इसको, इस चैनल को प्रमोट भी कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।